नमस्कार। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के पाठ कक्षा 12वीं के पाठ विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो पाठ है ये जनसंचार माध्यम और लेखन का एक ऐसा पाठ है जिसमें हम जनसंचार के जो विभिन्न माध्यम है लाइक प्रिंट, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, इन सभी की डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी खूबियाँ क्या हैं, इनके लिए ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं और इन सब के बारे में हम अलग-अलग पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। और वीडियो के अंत में हम इसके प्रश्न उत्तरों की भी चर्चा करेंगे। और मैं यही कहूँगी कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जैसे कि क्लास 12th के टर्म वाइज सिलेबस को जानने के लिए आप मेरे कम्युनिटी सेक्शन में जाकर वहाँ से वो टर्म वाइज सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। तो अब आइए हम बिना किसी देरी के इस पाठ की ओर बढ़ते हैं जिसमें हम जो प्रमुख जनसंचार माध्यम हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि जो विभिन्न जनसंचार माध्यमों के लेखन के जो अलग-अलग तरीके हैं, जैसे अखबार और पत्र-पत्रिकाओं में लिखने की अलग शैली है और जो रेडियो, टेलीविज़न के लिए जो लिखने का तरीका है, वो एक अलग है। चूँकि माध्यम अलग-अलग है, अतः उनकी ज़रूरतें भी अलग-अलग हैं और विभिन्न माध्यमों के लिखने के तरीकों को समझना आवश्यक है। इसमें पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं की ज़रूरतों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। और प्रमुख जो जनसंचार माध्यम है हमारे हैं वो है प्रिंट मीडिया, जिसको हम मुद्रित माध्यम भी कहते हैं। दूसरा है हमारा टीवी, तीसरा है रेडियो और चौथा है इंटरनेट। प्रिंट मीडिया में हमारा अखबार, मैगज़ीन्स वगैरह आ गई जिसमें हम लिखित चीज़ों को पढ़ सकते हैं और टीवी में हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। रेडियो में हम सिर्फ़ श्रव्य है सुन सकते हैं और इंटरनेट में देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो आप सभी नियमित रूप से अखबार भी पढ़ते होंगे और इसके अलावा मनोरंजन या समाचार जानने के लिए टीवी भी ज़रूर देखते होंगे और रेडियो भी सुनते होंगे। यह भी संभव है कि कभी-कभार इंटरनेट पर भी समाचार पढ़ते, सुनते या देखते हों। क्या आपने कभी इस ओर ध्यान दिया है कि जनसंचार के सभी प्रमुख माध्यमों में समाचारों के लेखन और प्रस्तुति में क्या अंतर है? और इन सब की प्रस्तुति में जो सबसे बड़ा अंतर है वो यही है कि जो अखबार है वो पढ़ने के लिए है, रेडियो सुनने के लिए है, टीवी देखने के लिए है और इंटरनेट पढ़ने, सुनने और देखने इन तीनों सुविधाओं के लिए है। तो अब हम बिना किसी देरी के सबसे पहले जो हमारा मुद्रित माध्यम है, प्रिंट मीडिया के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में जो आज के लेटेस्ट माध्यम है, उसमें सबसे पुराना माध्यम जो है प्रिंट मीडिया है। आधुनिक छापे खाने का आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया। भारत में पहला छापाखाना आप लोग समझते हैं, जहाँ प्रिंटिंग का काम होता है, सन 1556 में गोवा में खुला। इसे ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था, यानी उनका पर्पस धर्म को फैलाना था मिशनरियों ईसाइयों का। और उन्होंने इस पर्पस से गोवा में भारत में पहला छापाखाना खोला, आप ये याद रखिएगा। और मुद्रित माध्यमों के अंतर्गत अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि आती हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो मुद्रित माध्यम है यानी जो प्रिंट मीडिया है उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है, यानी वो स्टेबल होते हैं और इन्हें सुविधा के अनुसार पढ़ा जा सकता है। सुविधा के अनुसार कैसे पढ़ा जा सकता है? जैसे आप इसे अपने अकॉर्डिंग आराम से और धीरे-धीरे पढ़ सकते हैं। इन्हें पढ़ते हुए आप उनके बारे में सोच भी सकते हैं, विचार कर सकते हैं। समझ ना आने पर आप दोबारा रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है? किसी भी समाचार रिपोर्ट को पहले या पीछे पढ़ सकते हैं। इसमें किसी भी क्रम से पढ़ने की बाध्यता नहीं है। यानी ये नहीं है कि आपको क्रम वाइज़ इसको पढ़ना है, कंटिन्यूएशन में कि पेज 1, 2, 3 से ही पढ़ना है। अगर आपको पेज 4 पढ़ना है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हैं और इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित भी रख सकते हैं और उसे संदर्भ की तरह प्रयोग भी कर सकते हैं। इसकी दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये माध्यम लिखित भाषा का विस्तार है। लिखित भाषा का विस्तार है कि जो लिखा हुआ है उसका एक विस्तृत ये रूप है। और तीसरी विशेषता है कि ये चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। इसमें हम गंभीर और गूढ़ बातें लिख भी सकते हैं क्योंकि पाठक के पास इन्हें पढ़ने, समझने और सोचने का काफ़ी समय होता है। और मुद्रित माध्यम का पाठक साक्षर एवं विशेष योग्यता वाला व्यक्ति होता है, यानी अनपढ़ व्यक्ति इसको नहीं पढ़ सकता। तो एक तरीके से ये इसकी सबसे बड़ी खामी है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो यही है कि मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं? कि जब
एक अखबार छपता है या कोई मैगज़ीन छपती है, किसी तरह की कोई लिखित में न्यूज़ छपती है, तो किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहला है भाषागत शुद्धता का ध्यान रखा जाना चाहिए, यानी भाषा में किसी तरह का गलतियाँ हैं, जो व्याकरण संबंधी गलतियाँ हैं, उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर हम ही गलत लिख रहे हैं, तो पढ़ने वाला भी गलत ही पढ़ेगा, समझेगा। तो इस सब चीज़ों का बड़ा ध्यान होना चाहिए। दूसरा प्रचलित भाषा का प्रयोग किया जाए, यानी जिस तरह के फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए गुजरात में न्यूज़पेपर छपता है, तो वहाँ के ज़्यादातर लोग गुजराती जानते हैं, तो वहाँ के जो न्यूज़पेपर होगा, वो ज़्यादा तवज्जो उन लोगों के लिए देगा जो गुजराती जानते हैं। तो प्रचलित भाषा जो ज़्यादा फ़ेमस है, उस तरह की भाषा में वो छपा होना चाहिए। और तीसरी ध्यान रखने योग्य बात है कि समय, शब्द व स्थान की सीमा का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो न्यूज़ हो वो समय बर्बाद ना करे, बहुत ज़्यादा वास्ट भी ना हो, बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी ना हो, शब्दों का सही चयन होना चाहिए, ठीक है? और साथ ही साथ स्थान की सीमा का भी खास ध्यान रखा जाना चाहिए। और लेखन में तारतम्यता एवं सहज प्रवाह होना चाहिए। तारतम्यता यानी कॉन्टिन्यूएशन होना चाहिए, ये नहीं एक बात कह दी उसके बाद तीसरी बात पे जम कर गए और उसके बीच की दूसरी बात को छोड़ दिया। तो वो एक दूसरे से कनेक्टिव हो, उनके अंदर कनेक्टिविटी हो और भाषा में प्रवाह होना चाहिए। यानी आप उसको पढ़ रहे हो तो आपको वो समझ आनी चाहिए, आप उसके साथ कनेक्ट होने चाहिए, आप उसके साथ जुड़ने चाहिए। तो अभी तक हम प्रिंट मीडिया के बारे में पढ़ रहे थे, जैसा कि प्रिंट मीडिया में हमारा आ जाता है अखबार। आगे बढ़ते हैं रेडियो यानी आकाशवाणी की ओर। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, यानी इसमें सिर्फ सुना जाता है और इसमें शब्द एवं आवाज़ का महत्व होता है। जैसे कि अभी आप मेरी वीडियो को सुन रहे होंगे, तो ये एक श्रव्य माध्यम हो गया क्योंकि इसमें आप लिखा हुआ तो आपको मिल ही रहा है, ठीक है? लेकिन साथ ही साथ आप मेरी बातों को भी सुन रहे हैं, तो इसमें शब्द एवं आवाज़ का महत्व होता है। रेडियो एक रेखीय माध्यम है, यानी एक कॉन्टिन्यूएशन में एक रेखीय माध्यम एक कॉन्टिन्यूएशन में चलता है और जो रेडियो समाचार की संरचना है, वो उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। वो किस तरीके से कि उल्टा पिरामिड शैली में जो होता है उसको 3 भागों में बाँटा जाता है, जिसमें होता है इंट्रो, दूसरा बॉडी और तीसरा समापन। इंट्रो को हम मुखड़ा भी कह सकते हैं, यानी जिसमें न्यूज़ का इंट्रो दिया जा रहा है, ठीक है? उसके बारे में बताया जा रहा है शॉर्ट में, दूसरा उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दी जा रही है, बॉडी दी जा रही है और तीसरा हो गया समापन कि उसकी एंडिंग की जा रही है, अगर ज़रूरी है तो। अगर ज़रूरी नहीं है, तो बिना एंडिंग के, बिना समापन के भी उसको बताया जा सकता है। तो उल्टा पिरामिड शैली में बढ़ता है। इसमें तथ्यों को महत्व के क्रम से प्रस्तुत किया जाता है कि जो लॉजिक्स है वो कितने इम्पोर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग जो जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉजिक होगा उसको फर्स्ट, फिर सेकंड, यानी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। तो इसलिए इसको उल्टा पिरामिड शैली में कहा जाता है। और सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लॉजिक को तथा उसके उपरांत महत्व की दृष्टि से घटते क्रम में तथ्यों को बताया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, जो रेडियो समाचार लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बुनियादी बातें हैं, वो ये हैं कि समाचार वाचन के लिए तैयार की गई कॉपी साफ-सुथरी और टाइप्ड कॉपी हो। यानी जिसको न्यूज़ रीडिंग करनी है, उसको जिससे देखकर पढ़ना है वो एकदम क्लियर हो। अगर वही क्लियर नहीं होगा, तो वो गलत शब्दों का भी प्रयोग कर सकता है, वो गलत भी बोल सकता है और वो कहीं बीच में अटक भी सकता है। साथ ही साथ दूसरा है, कॉपी को ट्रिपल स्पेस में टाइप किया ना जाना चाहिए। तीसरा है पर्याप्त हाशिया छोड़ा जाना। हाशिया मतलब यानी प्रॉपर स्पेसिंग छोड़ी जानी चाहिए, यानी शब्दों के बीच ऐसे ज़्यादा जुड़े हुए ना हो, जहाँ जितनी ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग शब्दों के बीच में गैप हो। अंकों को लिखने में सावधानी रखनी चाहिए, यानी जो न्यूज़ के दौरान जो अंक लिखे जा रहे हैं वो एकदम प्रॉपर हो, क्लियर हो, ताकि जो न्यूज़ रिपोर्टर है या जो उनको रीड करेगा, वो उनको सही से समझ सके। और संक्षिप्ताक्षरों के प्रयोग से बचा जाना चाहिए, यानी जैसे कोई शब्द है उसको शॉर्ट में लिख दिया, कई बार आप लोग मैसेजेस भी टाइप करते हैं, थैंक यू को TY लिख दिया, लाइक तो इस तरीके के शब्दों के चयन से बचा जाना चाहिए। हो सकता है जो शब्द आपको पता हो वो सामने वाले को ना पता हो, फिर भी उनको अवॉइड किया जाना चाहिए और आपको प्रॉपर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए बहुत छोटी-छोटी और ज़रूरी बातें हैं। बुक से भी मैं कहूँगी कि आपको एक बार बुक भी रीड आउट करनी चाहिए। ये नहीं कि अगर आपको कोई पढ़ा रहा है और अगर आपको कहीं से नोट्स मिल गए और उसी के आधार पर बस आप अपने पेपर की प्रिपरेशन करें। आप लोग अभी घर पर हैं कोरोना कोविड की वजह से, आपके पास बहुत टाइम है।
आपका सिलेबस भी बहुत कम हो गया है। जैसे कि मैंने बताया, आप कम्युनिटी सेक्शन में जाके टर्म वाइज़ सिलेबस अपना डाउनलोड कर सकते हैं। तो इससे क्या है, आपके पास एक फ़ायदा, आपके पास घर पे पूरा टाइम है, ना आपको ट्यूशन जाना, ना आपको स्कूल जाना, उससे आपका आने-जाने का टाइम बहुत बच रहा है। तो इससे आप प्रॉपर अपना बुक पे भी फ़ोकस कीजिए। आपके पास नोट्स यहाँ मिल गए हैं, आप देखिए, डाउनलोड कीजिए मेरी डिस्क्रिप्शन लिंक से, और अपने खुद के नोट्स भी कोशिश कीजिए और बुक से भी पढ़िए। हो सकता है बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जो आपको नोट से ना समझ आ रही हो, बुक से ईज़िली समझ आ जाए। तो ये मेरा आपके लिए एक सुझाव था, ये आपके ऊपर है, आप इसे मानते हैं या नहीं। अगला हमारा है टेलीविज़न अर्थात दूरदर्शन। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय एवं सशक्त माध्यम है। इसमें ध्वनियों के साथ-साथ दृश्यों का भी समावेश होता है, यानी हम पिक्चर्स देख भी सकते हैं और जो बोल रहा है उसको हम सुन भी सकते हैं। इसके लिए समाचार लिखते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि शब्द व पर्दे पर दिखने वाले दृश्य में समानता हो। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कोई टीवी पे न्यूज़ देख रहे हैं, अगर जो है न्यूज़ को बोल रहा है, और वो जो बोल रहा है और जो उसकी स्क्रिप्ट में लिखा है या जो उसके पास न्यूज़ है, वो दोनों एक जैसे नहीं है, उनमें समानता नहीं है, तो वो इतने एप्रोप्रिएट नहीं है। इसका अगला जो पॉइंट है वो यही है कि टीवी खबरों के जो विभिन्न चरण होते हैं वो ये होते हैं कि दूरदर्शन में कोई भी सूचना निम्न चरणों या सोपानों को पार कर दर्शकों को तक पहुंचाई जाती है। यानी उनके स्टेप्स होते हैं, टीवी में जो न्यूज़ आती है, और उनके इन स्टेप्स को वो लोग फॉलो करते हैं, उसके बाद वो न्यूज़ आप तक पहुँच पाती है। और वो स्टेप्स क्या हैं, हम देख लेते हैं। पहला है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। इसको मैं यही बता देती हूँ कि फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, यानी सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुँचाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई न्यूज़ चैनल है और उसमें कोई न्यूज़ आ रही है, सबसे पहले उस टाइम कोई रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है या कोई न्यूज़ आई है, तो सबसे पहले उस न्यूज़ को स्टार्ट करने से वो जो ब्रेकिंग न्यूज़ है उसका थोड़ा-सा उसी टाइम लोगों दर्शकों के सामने उसको बता दिया जाता है। इसमें कम से कम शब्दों में केवल सूचना दी जाती है और इसमें बहुत कम शब्दों का प्रयोग करके सूचना दी जाती है। कई बार आप न्यूज़ भी देखते होंगे कि न्यूज़ कोई और चल रही है और नीचे ब्रेकिंग न्यूज़ में जो उसी टाइम तत्काल कुछ इंसिडेंट, कोई घटना घटित हुई है, उसके बारे में नीचे रिटर्न में लिखा हुआ आ जाता है ब्रेकिंग न्यूज़। इसका दूसरा चरण होता है ड्राई एंकर। ड्राई एंकर किसी खबर के बारे में दर्शकों को सीधे-सीधे बताता है। यानी इसमें क्या होता है कि कोई न्यूज़ है, उसके बारे में दर्शकों को एकदम बता देता है कि कोई न्यूज़ कहाँ, क्या, कब और कैसे हुई। और जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, तब तक एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएँ पहुँचाता है। और जब तक एंकर के पास तब तक खबर के दृश्य नहीं आते, तब तक जो एंकर है वो दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं जो है पहुंचाता रहता है। तीसरा है फोन इन। इसमें एंकर रिपोर्ट से बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। यह रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है और वहां से ज्यादा जानकारियां प्राप्त कर दर्शकों तक पहुंचाता है। ये आपने बहुत बार आजकल न्यूज में ट्रेंडिंग है, ये देखा होगा। चौथा है एंकर विजुअल। एंकर विजुअल का मतलब है कि जब घटना के दृश्य मिल जाते हैं तब उनके आधार पर खबर लिखी जाती है, जिसे एंकर पढ़ता है। इस खबर की शुरुआत प्रारंभिक सूचनाओं से होती है, बाद में दृश्य दिखाए जाते हैं। यानी पहले से उस न्यूज़ के बारे में थोड़ा-सा डिस्क्राइब कर दिया जाता है, फिर उसकी पिक्चर्स आपके सामने शो की जाती है। 5वां है एंकर बाइट। बाइट का अर्थ है कथन, कहना। और टेलीविज़न में किसी खबर की पुष्टि के लिए संबंधित बाइट दिखाई जाती है। कथन कहे जाते हैं घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों के कथन के बारे में उनको दिखाकर और सुनकर खबर को प्रामाणिक बनाया जाता है कि कोई किसी के घर में कोई इंसिडेंट हुआ है या किसी के साथ वो घटना घटित हुई है जिसकी न्यूज़ दिखाई जा रही है, तो उसके कथनों को आपको प्रस्तुत किया जाता है। छठा है लाइव। लाइव का अर्थ है किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण, कि सभी टीवी चैनल किसी भी बड़ी घटना के दृश्य दर्शकों तक सीधा पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए मौके पर मौजूद रिपोर्टर, कैमरामैन, वैन पहुंचाई जाती है और ये सीधे दृश्य दिखाए जाते हैं तथा विवरण देते हैं। ये तो आपने कोविड में दुनिया भर की न्यूज़ें ऐसी देखी होंगी, और आप जब इन चीज़ों को सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो आपके माइंड में भी एक इमेजिनेशन, एक पिक्चर बन रही होगी कि हाँ, मैंने वो न्यूज़ देखी थी तब ऐसा हुआ था। क्लियर है? 7वां है एंकर पैकेज। ये किसी भी तरह खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का तरीका है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, इससे जुड़े लोगों के बाइट, गार्भिक और के द्वारा ज़रूरी सूचनाएँ प्रदान की जाती हैं। तो इस तरीके से यहाँ टीवी के बारे में भी बात हम कर चुके हैं, और जनसंचार का चौथा जो माध्यम है वो है इंटरनेट। संचार का सबसे नया और लोकप्रिय माध्यम है। इसमें जनसंचार के सभी माध्यमों के गुण समाहित हैं। यहाँ जहाँ सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक संवादों के आदान-प्रदान के लिए श्रेष्ठ माध्यम है, वहीं अश्लीलता,
दुष्प्रचार व गंदगी फैलाने का भी ज़रिया है। सभी जानते हैं कि इंटरनेट के कुछ डूज़ भी हैं, डोंट भी हैं। अब हम इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में पढ़ेंगे और इंटरनेट पर समाचारों का प्रकाशन या आदान-प्रदान इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। इंटरनेट पत्रकारिता 2 रूपों में होती है। प्रथम है समाचार संप्रेषण के लिए नेट का प्रयोग करना, यानी न्यूज़ का आदान-प्रदान करने के लिए नेट का प्रयोग करना। दूसरा है रिपोर्टर अपने समाचार को ईमेल द्वारा अन्यत्र भेजने व समाचार को संकलित करने तथा उसकी सत्यता, विश्वसनीयता सिद्ध करने के लिए करता है। ये 2 इसके फॉर्मेट होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास और विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का विकास निम्न चरणों में हुआ है, जिसमें पहला चरण था 1982 यानी 1982 से 1992, द्वितीय चरण था 1993 से 2001 और तृतीय चरण जो था 2002 से अभी तक। और भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का जो पहला चरण है वो इस प्रकार है कि 1993 से तथा दूसरा चरण 2003 से शुरू माना जाता है। भारत में सच्चे अर्थों में वेब पत्रकारिता करने वाली साइटें rediff.com, इंडिया इन्फोलाइन व सीवी हैं। रिडीफ को भारत की पहली साइट माना जाता है और वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को जाता है। हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई। यह हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। प्रभा साक्षी नाम का अखबार प्रिंट रूप में न होकर सिर्फ नेट पर ही उपलब्ध है। आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट बीबीसी की है, जो इंटरनेट के मानदंडों के अनुसार चल रही है। हिंदी वेब जगत में अनुभूति अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट, सराय आदि साहित्यिक पत्रिकाएं भी अच्छा काम कर रही हैं। अभी हिंदी वेब जगत की सबसे समस्या मानक कीबोर्ड तथा फॉन्ट की है। डायनामिक फॉन्ट के अभाव के कारण हिंदी के ज्यादातर साइटें खुलती ही नहीं है, यानी हिंदी के लिए अभी कुछ काम प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जो दिक्कतें हैं यहाँ पर आती रहती हैं। तो इस तरीके से हमने जो जनसंचार के जो विभिन्न माध्यम हैं और उनका जो लेखन का तरीका है, उन सभी के बारे में अभी तक अपने आप चर्चा कर ली है और आशा करती हूँ आपको मेरे नोट्स के द्वारा साथ ही साथ मेरी वीडियो के द्वारा ये कॉन्सेप्ट जो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आशा करूंगी कि अगर इसके बाद भी किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। तो आइए हम बिना किसी देरी के इसके प्रश्नोत्तरों की चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है जनसंचार के प्रमुख साधन कौन से हैं? तो इसमें आ जाएगा प्रिंट मुद्रित माध्यम, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट। जो ये प्रश्न उत्तर है छात्रों, आपको जो पेपर में आएंगे टर्म 1 में वो एमसीक्यूज की फॉर्म में आएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपके साथ प्रश्नोत्तरों की चर्चा हो रही है तो आपके ऑप्शन के तौर पर भी आप उनको अपनी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, आपकी रिवीजन भी हो गई और आपकी प्रिपरेशन भी हो गई। प्रश्न 2 है जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो ये हम पढ़ चुके हैं, प्रिंट मुद्रित माध्यम। प्रश्न 3 है सर्वप्रथम मुद्रण का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो जो सर्वप्रथम मुद्रण यानी मुद्रित कला का जो प्रारंभ हुआ था वो था चीन से। भारत में पहले छापे खाने की स्थापना किसने, कब और कहाँ की? तो जर्मनी के गुटेनबर्ग ने सन 1556 में गोवा में की। मैंने सिर्फ आंसर पर फोकस किया है, बाकी आप उसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। 5वां प्रश्न है उल्टा पिरामिड शैली से आप क्या समझते हैं? तो उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, इंट्रो, खबर का मुख्य हिस्सा, बॉडी, घटते क्रम में समाचार लिखना और समापन, प्रासंगिक तथ्य तथा सूचनाएं। प्रश्न 6 है टीवी पर प्रसारित खबरें किन किन चरणों से होकर गुजरती हैं? तो ये चरण हम डिस्कस भी कर चुके हैं। पहला है फ्लैश यानी ब्रेकिंग न्यूज, दूसरा है ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर राइट, लाइव और एंकर पैकेज। प्रश्न 7 है कि जनसंचार के साधनों का प्रमुख कार्य क्या है? तो जनसंचार के साधनों का प्रमुख कार्य सूचना देना, शिक्षित करना एवं मनोरंजन करना है। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनसे आपको और भी अपने क्वेश्चंस निकल कर आएंगे और अपनी तरफ से, जैसे मैंने यहाँ पे 16 प्रश्न उत्तरों की चर्चा की है, आप अपनी तरफ से इनको ऐड ऑन भी कर सकते हैं। प्रश्न 8 है जनसंचार के माध्यमों द्वारा किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो सहज एवं सरल भाषा जो जनमानस के बिल्कुल निकट हो, जिसे अधिक से अधिक लोग एवं हर स्तर के लोग समझ सके। ये तो एक तरीके से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी हम इसे बोल सकते हैं। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए। प्रश्न 9 है नई पीढ़ी में इंटरनेट के अधिक लोकप्रिय होने का क्या कारण है? तो नई पीढ़ी को अब समाचार पत्र पर छपे समाचार पढ़ने में आनंद नहीं आता, उन्हें स्वयं को घंटे 2 घंटे में अपडेट रखने की आदत पड़ गई है। यही कारण है कि नई पीढ़ी इंटरनेट की दीवानी है और इंटरनेट द्वारा सूचना, मनोरंजन, ज्ञान तथा निजी व सार्वजनिक संवादों का आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसा कि आज के टाइम में एजुकेशन सिस्टम में हो रहा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट नेट का प्रयोग करके अपने एजुकेशन को कंप्लीट
कर रहे हैं फॉर द कोविड। प्रश्न 10 है कि भारत में वेबसाइट पर पत्रकारिता कौन कर रहा है? तो तहलका.com। प्रश्न 11 है भारत में वेब पत्रकारिता कौन कर रहा है? तो rediff.com, इंडिया इन्फोलाइन और सीवी। उस अखबार का नाम लिखिए जो प्रिंट रूप में उपलब्ध ना होकर केवल इंटरनेट पर ही उपलब्ध है, तो वो है प्रभा साक्षी। प्रश्न 13 हिंदी के किन्हीं 2 अखबारों के नाम लिखो जिनके वेब संस्करण उपलब्ध है? तो जागरण, हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स और बहुत से। आप अपनी तरफ से भी सर्च कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। वेब में प्रकाशित किन्हीं 3 पत्रिकाओं के नाम लिखो? तो अनुभूति, अभिव्यक्ति और हिंदी ने सराय आदि। 15वां प्रश्न है ब्रेकिंग न्यूज से क्या तात्पर्य है? आप जो ऊपर के टीवी वाला था ना चरण, उनको भी आप अच्छे से एक बार अपने क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में भी उनको बना लीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पूछा है कि ब्रेकिंग न्यूज से क्या तात्पर्य है कि किसी भी बड़ी खबर को फ्लैश रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाना ब्रेकिंग न्यूज है। इसमें कम से कम शब्दों में सूचना दी जाती है। अगला प्रश्न है रेडियो तरह टीवी जनसंचार के कैसे माध्यम है? रेडियो श्रव्य माध्यम है और टीवी दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार का। तो इस तरीके से यहाँ प्रश्न उत्तर भी समाप्त हो चुके हैं। आशा करती हूँ प्रश्न उत्तर भी आपको क्लियर होंगे। फिर भी कोई डाउट हो दोबारा कहती हूँ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिए। कोई और प्रश्न सूझता है तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कीजिए। ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, अपने लाइक दीजिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं और भी वीडियोस डालती रहूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट व शेयर जरूर कीजिए और इसी प्रकार और भी अपडेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।